अर्बन फायर के इतने ज़्यादा इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं? जिसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो तो हम करते नहीं। हम कभी चेक ही नहीं करते भाई मेरे घर में कितना लोड आ गया है। मालवीय नगर में आग लगी, कहाँ पे गलती हुई? वहाँ पे नीचे ऑफिस है, ऊपर रेस्टोरेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। घर पे आग लगी, सबसे पहली गलती एक इंडिविजुअल क्या करता है? फायर एक्सटिंग्विशर तक तो हम रखते नहीं हैं किचन में। आदमी आग से कम मरते हैं, धुएं से ज़्यादा मरते हैं। तो हमें 1 या 2 मिनट मिलते हैं, रात को 2 मिनट मिलते हैं, दिन को 1 मिनट मिलता है। हमें जाना है। दिल्ली में एक ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर गलियाँ बहुत पतली हैं। फायर ब्रिगेड के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है उस स्पॉट तक पहुँचना? पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप हो खुद। जो अर्बन विलेज है वहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करता। हम लोग इसके बारे में अभी बहुत पीछे। एग्जैक्टली। आपको पता ही नहीं है आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। सस्ता सामान लेते हैं, सस्ता स्विचेस लेंगे, सस्ती वायरें लेंगे। मौत को तो हम अपने आप बुला रहे हैं ना। आपको पता है दिल्ली फायर सर्विस के पास कितनी नफरी की? 3 या 4 हज़ार चाहिए, कितनी? 15-16 हज़ार मिनिमम। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े पॉडकास्ट के एक बेहद ख़ास एपिसोड में। और इस बार इस एपिसोड में हम एक बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद ज़रूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जो स्क्रीन पर मेरे साथ आपको दिख रहे हैं वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। 35 साल का एक्सपीरियंस है और ये दिल्ली फायर सर्विसेज से रिटायर हुए हैं। नाम है संतोष सिंह जी। आप फायर सेफ्टी, फायर प्रिवेंशन, फायर ट्रेनिंग और इवैक्यूएशन सबके एक्सपर्ट रहे हैं। आपने 35 साल अपने करियर के इस फील्ड में दिए हैं। और संतोष सिंह जी, आपके पास हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स वो जानना चाहते हैं कि आजकल इतनी सारी आग क्यों लग रही हैं, अर्बन फायर के इतने ज़्यादा इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि दिल्ली के मालवीय नगर के में एक होटल में आग लगी, 21 लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स भी थे उसमें। कुछ लोग घायल हुए और आए दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अर्बन फायर की घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 10, 12, 15, 20 सालों में आग लगने के ट्रेंड में क्या कोई चेंज आया है और इतनी ज़्यादा आग क्यों लग रही? आग तो हमेशा ज़्यादा ही लगती है और आजकल जो गर्मी है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से आग लगती है ज़्यादा और हर साल बढ़ती हैं ये। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे अकोमोडेशन लोग बढ़ा रहे हैं, मकान बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ भी बढ़ रही हैं, रोड पे गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। तो जितना डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ साथ रिस्क भी बढ़ रहे हैं और फायर के इंसिडेंट भी बढ़ रहे हैं। सर, मैं एक नंबर देख रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने ही रिसेंटली अभी एक जारी किया कि 2014-15 में उनको 23,242, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 24,000 के करीब कॉल्स आ रही थी फायर की और उसमें 291 जो है वो मर रहे थे लोग। अभी 2024-25 यानी पिछले 10 साल में ये नंबर जो है वो 36,568 हो चुका है और जो मरने वालों की संख्या वो करीब 1,500 हो चुकी है। यानी नंबर बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा है। तो इसके पीछे क्या रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, इक्विपमेंट वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ट्रेनिंग वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर हम कर्व क्यों नहीं कर पा रहे उस फायर को? जिसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो तो हम करते नहीं। फायर फाइटर को ट्रेन कर दिया, बड़े बड़े ऑफिस में जाके ट्रेन कर दिया। जो आदमी जनरल आदमी, नॉर्मल आदमी है, जो हमारे गांव में रह रहा है, जो अर्बन सिटी में उसमें रह रहा, अर्बन विलेज में रह रहा, उसको कोई बताता नहीं जाके, ना उसके पास टाइम है। हर आदमी हैंड टू माउथ है, सवेरे जाता है, शाम को आता है, कुछ कमाता है, खाता है, उसके बाद में उसको सेफ्टी के बारे में सोचने का कोई है ही नहीं है। ना हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना हमें का हिस्सा नहीं है ही नहीं। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत होएगा, आजकल होने लग गया है, पर नहीं है अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। और जितने हम डेवलपमेंट हो रही है, जितने रिस्क बढ़ रहे हैं, हर नई चीज़ आ रही है, ऑपरेटर्स नए नए आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स नए नए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं। लोड बढ़ रहा है, हम कभी चेक ही नहीं करते भाई मेरे घर में कितना लोड आ गया है, और वो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी वायरिंग भी चेंज करूं, उसके अकॉर्डिंगली मैं ऑपरेटर्स ट्रेनिंग भी लूं, उसके बाद मैं अपने पास फायर फाइटिंग का सिस्टम भी रखूं। ऐसा कोई नहीं करता।
इसलिए हम मरते हैं। अच्छा सर, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे दर्शकों को भी ये समझ आए कि ठीक। कहाँ पे लैकिंग हो रहा है, किसके एंड पे लैकिंग है। एक इंसिडेंट को उठाते हैं जी, मालवीय नगर में आग लगी। आपके हिसाब से आपने टीवी पे देखा होगा कि इतने लोग कूद रहे थे, इतने लोग मरी हुई हालत में बाहर निकले, इतने लोग आईसीयू में पहुंच गए। कहाँ पे गलती हुई वहाँ पे? उस एक एग्जाम्पल के सहारे हम लोग बाकी भी समझ सकते हैं कि कहाँ पे लैप्सेस कहाँ पे है। मालवीय नगर का जो फायर इंसिडेंट हुआ है, ये अर्बन विलेज है अर्बन विलेज। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर कोई रोक नहीं है, कोई उसको देख नहीं रहा है। जो जिसकी मर्जी वो कर रहा है और आप अलाउड ही नहीं है। 2+1 अलाउड है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा 2+1 हमने अलाउड करना है, तो उसके ऊपर आप 5 मंजिल बना रहे हो। फिर फायर टेंडर जाने का रास्ता नहीं है, उसमें गाड़ी जा नहीं सकती और इतनी भीड़ जगह है। और उसको हमने मल्टी यूज़ के लिए कर दिया, मल्टी फंक्शनल। जैसे नीचे ऑफिस है, ऊपर रेस्टोरेंट है, मतलब बेसमेंट में कुछ और है, बेसमेंट में कुछ और है, ग्राउंड पे कुछ और है, कुछ और है, सेकंड फ्लोर पे कुछ और है, और ऊपर ऑफिस है और उसके ऊपर रेजिडेंस भी है। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। जितने मल्टी ऑक्यूपेंसी होती है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा है हमें, क्योंकि जो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करना है वो तो अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा ना। वो हम देखते नहीं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए ये इतने आदमी मर रहे हैं और बहुत दुख की बात है। सब आग लगने पे, मान लीजिए डोमेस्टिक फायर है, घर पे आग लगी, सबसे पहली गलती एक इंडिविजुअल क्या करता है जिससे कि वो चीज़ और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है या डेडली बन जाती है, फायर, लोगों की जान चली जाती है? सबसे पहली गलती क्या है? भागता है। तो डर है तो डर है, तो भागेगा। वो जो जिसमें आग लगी उसको देखना नहीं है। अगर किचन में काम कर रहा हूँ, किचन में कोई काम कर रहा हूँ, उसमें आग लग जाती है, तो मेरा पहला काम है उस आग को देखना, कैसे लगी, क्यों लगी, उसको बुझाना उस टाइम। पर मैं नहीं करता। मैं आग लग गई, मैं भाग जाऊंगा, ना मैं किसी को बताऊंगा। वहाँ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, आग लगी किचन में या कहीं भी लगी, जिसकी ड्यूटी थी उसको बताने की लोगों को, जहाँ उसको एक्सटिंग्विश करने की, वो उसने करा नहीं। वो बढ़ती जा रही, बढ़ गई तो ऊपर तक जब धुआं चले जाएगा, हीट चले जाएगी, तो कैसे लोग बचेंगे। इसलिए वो हर आदमी को सबसे पहले तो जो वहाँ ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, इमरजेंसी में उसको बंद कैसे करना है। फायर एक्सटिंग्विशर तक तो हम रखते नहीं हैं किचन में। एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर है, हैंडी फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे हिट है वैसे फायर एक्सटिंग्विशर आजकल आते हैं, कोई इतना बड़ा चलाने का भी वो नहीं है, पर रखना नहीं है। और क्यों रखना नहीं है? मेरे यहाँ तो आग लगनी नहीं, मैं तो मरना नहीं, मेरे यहाँ तो लगनी नहीं, मैं तो मरना भी नहीं। जैसे हम कहते हैं मैं नहीं मरना, पर ये आग और मौत किसी का टाइम नहीं देखती, ये तो आती है। क्या अभी ये समय आ गया है, जितने हम लोग इंसिडेंट देख रहे हैं फायर के, कि ये समय आ गया कि मैंडेटरी कर दिया जाए कि हर हाउस होल्ड में फायर सेफ्टी के पूरा वो फिट हो, और दूसरा रेगुलर चेकअप हो उसका, तीसरा ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं किचन में रखना मैंडेटरी बनाया जाए, या हर घर में होना, सर उसका सर्टिफिकेशन हो, है ना। अगर आप मान लीजिए टैक्स भर रहे हैं तो उसमें पहले ये देखा जाए कि आपके यहाँ फायर सेफ्टी कब हो जाए। बहुत ज़्यादा स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमें स्कूलों में पढ़ाना भी चाहिए, मतलब सिलेबस होना चाहिए फायर फाइटिंग के ऊपर। फायर लगती कैसे है, कितनी प्रकार की होती है, उसको इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ हो जाए तो कैसे बुझाएंगे, कि कैसे बुझाएंगे। बिजली की आग अलग तरीके की है, पानी की, तेल की अलग तरीके की है, उसको बुझाने का तरीका भी अलग अलग है। तो ये मिनिमम जो अवेयरनेस है फायर फाइटिंग की, ये स्कूलों से शुरू होती है। सर मुझे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी जो इस यूट्यूब में इस वीडियो को देखेगा, उसके लिए 4 थंब रूल क्या हो सकते हैं कि कैसे आग को समझे, आग के नेचर को कैसे समझा जाए, पैनिक कैसे नहीं किया जाए, और कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं इनिशियल स्टेज में जिसको अगर वो सही एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ अगर यूज़ कर ले तो आग पे काबू पा सकता है और आगे। सबसे पहले तो हमने जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको बचाना है। हमें जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पता होना चाहिए सबको
बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और वो सही है। जब आप कहीं दूसरी अपने घर में, मेरे को पता है मैं आंखें बंद करके भी चला जाऊंगा, दूसरे कमरे में चला जाऊंगा, तीसरे। अब आप जैसे गेस्ट हाउस है, जहाँ होटल है, वहाँ आप कभी बहुत कम जाते हैं, एक दफ़ा गए लाइफ में, तो आपको तो पता ही नहीं है किधर जिन निकलना है। तो कम से कम ये एक बार मैं सबको कहता हूँ, जहाँ आप घर के अलावा कहीं और जाते हो, कम से कम एक दफ़ा ये देख लो फायर एवैक्यूएशन कैसे करना है, एमरजेंसी बहुत ज़रूरी एवैक्यूएशन बात कैसे कह रहे हैं। करनी है। एवैक्यूएशन करने के साधन हैं वहाँ, स्टेयरकेस है वहाँ, और स्टेयरकेस सेग्रीगेट है, उसमें धुआं तो नहीं है, उसमें दरवाज़ा लगा हुआ है। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर मेरे को ये पता है तो मैं जल्दी से निकल जाऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे अभी आपने बताई कि कभी भी किसी होटल रूम में चेक इन करें, किसी हॉस्पिटल में जाएं, किसी मॉल में जाएं, तो चलते चलते अपने एक एक वो जो होता है ना हाँ, थर्ड आई वो थर्ड खोलनी आई है। खोल के देखें कि मैं अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी में कहाँ से निकल किधर सकता को हूँ, जाऊंगा मैं लोग, फायर एग्जिट कहाँ पे है, बिल्कुल। और कहाँ से यहाँ से निकला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यहाँ पे ये एडमिट कर रहा हूँ कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ये चीज़ का। उसके अलावा क्या करना चाहिए? उसके अलावा जितना हमारे ऑपरेटर्स हैं, आग जिसको लग सकती है वो कम से कम रखने चाहिए। हम एक ही किचन में 10 ऑपरेटर्स रख लेते हैं, तो वो 10 का वजन जो पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वो ज़्यादा बढ़ेगा, रिस्क ज़्यादा होगा। आप तो होम अप्लायंसेस की होम बात अप्लायंसेस की बात करता हूँ। जैसे फ्रिज हुआ, माइक्रोवेव हुआ किचन में, चिमनी हुई, और बहुत सारे आजकल लगे, हाँ, एयर फ्रायर भी है, ये भी है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं 5 साल पहले मेरे पास या किसी के पास 165 लीटर का फ्रिज था। आप आज 165 लीटर का फ्रिज कितने आदमियों के पास है? बहुत कम लोगों के पास है। कम है ना। आज तो मल्टी डोर हो गए। हाँ। उसका रिस्क तो बड़ा है ना, उसके कंजम्पशन भी बड़ी होगी, उसका रिस्क भी बड़ा होगा, उसने स्पेस भी ज़्यादा लिया होगा, बिल्कुल। हर चीज़ बड़ी है। अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को तैयार नहीं करा। हमें भी तो अवेयरनेस होना चाहिए कि इसमें कुछ हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगी, जब धुआं निकल आएगा तो हमने क्या करना है, वो हमारी अवेयरनेस है नहीं ना कोई कंपनी वाला बताता है। वो तो यूज़ एंड थ्रो वाला काम हो गया आजकल, ठीक नहीं करना है, और वो पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं सारे। पर ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो चीज़ हम लाते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसको कैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ हो जाता तो कैसे बिहेव करना है हमने। सर, सबसे ज़्यादा जो आजकल जो रिपोर्ट हो रही हैं कि या तो एसी के आउटडोर यूनिट में आग लगी, इंडोर यूनिट में आग लगी, या फ्रिज ने स्पार्क क्रिएट किया, इन सब चीज़ों से आ रही। एक एक करके मुझे होम अप्लाइंसेस के बारे में बताइए। एसी में आग लगने के क्या रीज़न होते हैं, और कैसे अगर मान लीजिए एसी में आग लग जाती है तो कैसे इंसान उसको पे वो कर सकता है? जो स्प्लिट एसी है, ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। स्प्लिट एसी लगाया हुआ ऑफिस में भी लगा रखा, हमने घरों में भी लगा रखा। तो जो उसका मदरबोर्ड है, जो पैनल है, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब उसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ से स्पार्क आएगा ही आएगा, और वो प्लास्टिक है, पीवीसी है, और गलेगी। उसके बाद में हमने कर्टन लगा रखा उसके नीचे, बिल्कुल, वो कर्टन पे गिरेगी। उसके नीचे हमने सोफ़ा लगा रखा या अपना बेड लगा रखा उस पर, तो वो छोटा सा स्पार्क जो है, अगर आप घर में नहीं हैं, आप सो भी रहे हैं, तो बहुत बड़ा बन सकता है। इसका इलाज यही है, हम अपने ऑपरेटर्स को, अपने एसी को, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम करवाएं। नहीं करवाते हम लोग, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और आदमी मैक्सिमम जो मौतें हुई हैं, जैसे मेरे को देखा है हमने, आग से कम मरते हैं, धुएं से ज़्यादा मरते हैं। अच्छा। और धुएं को डिटेक्ट करने का हमारे पास कुछ नहीं है। हमने कुछ बहुत पैसे खर्च कर लेते हैं हम मकान के ऊपर, बहुत पैसे खर्च करते हैं, और ये कभी भी ये नहीं सोचा अगर धुआं हो जाएगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए स्मोक डिटेक्टर लगा दे। कुछ भी नहीं है, 700, 800, 900 रुपए की चीज़ है आजकल। स्टैंड लोन डिटेक्टर आता है, अगर आप एसी वाले कमरे में, आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ लगा दो, अगर थोड़ा धुआं आएगा तो वो अपना अलार्म दे देगा, आपको जगा देगा। वो उस पर पैसा कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं, उसको बताने वाला कोई नहीं है। मैं जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने ये सोचा, चलो यार एक काम करते हैं,
तो मैं जहाँ भी लेक्चर देने जाता था वहाँ मैं डिटेक्टर लेके जाता था। अच्छा 500 रुपये का, 600 रुपये का। मैंने 15, 20, 50 वैसे बांट दिए। अच्छा मैं लोगों को, चलो यार अपने बुजुर्ग के कमरे में लगा दूँ, रात को सो रहे हैं, उनको डिटेक्ट तो हो जाए, उनको अलार्म तो आ जाए, कैसे कैसे बाहर कैसे आएंगे, पता कैसे चले। इन चीज़ों को पता नहीं लगता। और हमें एक तो सर्विस बहुत ज़रूरी करनी है, एक ज़्यादा देर चलाना नहीं है उसको, और टेम्परेचर भी उसका 24 जैसे कहते हैं उस पर रखना है, और कम से कम जलने वाली चीज़ें घर के अंदर रखनी है। अब इसका इलाज है, जैसे कर्टन है, फायर रेजिस्टेंट कर्टन आते हैं, उसको हम पेंट कर सकते हैं, सोफे को पेंट कर सकते हैं। अगर बाई द वे स्पार्क गिर भी गया तो वो जलेगा नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा ऐसा मटेरियल है, कि इनफ्लेमेबल ना हो। नॉन इन्फ्लेमेबल है वो आप उसको अगर स्प्रे कर दोगे एक कपड़े के ऊपर, तो अगर उसको आग लगेगी भी तो वो फैलेगी नहीं। अच्छा, तो हम इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। हम कहते हैं इसके बारे में देखो भाई, जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ वो सेफ़ होनी चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें जान और माल का कम से कम। आपने स्मोक की बात करी कि सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो स्मोक की वजह से होती है, धुएं की वजह से होती है। धुएं से बचा कैसे जाता है, धुएं को एस्केप कैसे किया जा सकता है, या जब तक कि हेल्प नहीं आ रही है, मान लीजिए फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है, पुलिस को फ़ोन कर दिया है, जो भी इमरजेंसी हेल्प है वो आ रही है, मगर टाइम लग रहा है और मैं ट्रैप्ड हूँ एक रूम में, एक हॉल में, और धुआं भरा हुआ है, तो मैं सर्वाइव कैसे कर सकूँ? थोड़े से उसके लिए मुझे देखो ऐसा है, इसमें अगर आपके ओपनिंग कोई है आपके कमरे में, तो कोशिश करो उसको ओपनिंग को बंद कर दो। अच्छा, दरवाजे लोग को, उल्टा खोल देते दरवाजे के नीचे, दरवाजा खुला नहीं है, बंद रखना है। हाँ, अगर धुआं आ भी रहा है उसमें नहीं आएगा, आप बचे रहोगे। और हमेशा धुआं जो ऊपर जाता है छत के ऊपर, बिल्कुल। तो आपको नीचे रहना है। अच्छा जितना दमीर के साथ रहोगे उतना अच्छा है। अच्छा और अगर आप बाथरूम आपके पास में है तो आप गीला रुमाल लेकर अपने मुंह पर भी रख सकते हैं, उससे आपका टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा आप अगर 10 मिनट रह सकते हो तो 15 मिनट रह सकते हो, 20 मिनट रह सकते हो। और बाहर के एनवायरनमेंट से अभी भी मैंने सुना है, मालवा नगर में भी एक अफ्रीकन जो नाइजीरियन वो थे, जो अफ्रीकन कपल था, वो उन्होंने उनका- बचाया ना अपने आप को। बिल्कुल, उन्होंने बाथरूम में गए, खुद को लॉक किया, खुद को गीला किया, आसपास की सारी चीजें गीली कर ली, और तभी वो सरवाइव कर तभी पाए। सर्वाइव, उनको टाइम मिल गया ना, वैक्यूएशन के लिए टाइम मिल गया, तब तक फायर ब्रिगेड आ गई, जब दूसरी हेल्प आ गई तो बच गए। हम क्या करते हैं, हम भागते हैं, हम पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक नहीं करने, और पैनिक ना करने का जो एक फंडा है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग करनी है। अब आप अपने आप सोचो, यार मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे निकलूंगा, किधर से निकलूंगा? तो वो एक बारी आप करके देखो, जाकर देखो। ये हम नहीं करते, इसलिए हम मरते हैं। सर, मैं एज अ फायरमैन, एज एन एक्सपर्ट जिसने बहुत ज़्यादा इवैक्यूएशन रेस्क्यू किया है लोगों को अलग अलग इंसिडेंट्स में, सबसे बड़ी जो इंडियन हाउस होल्ड है, मान लीजिए कहीं भी अर्बन एरिया में आग लग रही है और आपको कॉल आया, आप गए रेस्क्यू के लिए, सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है आपके लिए, जो जो फायर ब्रिगेड से लोग आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज उस ये, फायर उस spot सबसे पे- पहले तो चैलेंज ये होता है मेरे आपको मैं बता दूं, हमारे को फायर कंट्रोल रूम से जब कॉल मिलती है फायर ब्रिगेड में, तो हमें 1 या 2 मिनट मिलते हैं। रात को 2 मिनट मिलते हैं, दिन को 1 मिनट मिलता है। हमें जाना है। अब मैं वहाँ से तो निकल गया स्टेशन से, रास्ते में ट्रैफिक, रास्ते में रोड, तारें लगी हुई हैं, बैनर लगे हुए हैं, तो मैं कैसे पहुँचूंगा? पहले तो पहुँचना बहुत मेरे लिए हुआ है। मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा तो कुछ करूँगा, पर स्पॉट पे पहुँचना मेरे लिए जो रिस्पॉन्स है वो रास्ते, हमारे यहाँ लोग, मैंने अपने देखा है, फायर की गाड़ी जा रही है उसके आगे आगे लगा देते हैं लोग, साइड दे दो भाई, एम्बुलेंस को साइड दे दो। हो सकता है तुम्हारे अपने घर में लगी हो, आपके रिश्तेदार के घर में लगी हो, तो आप क्यों नहीं करते ये काम? सर, बंद सबसे कर। अब पहला तो पहुंच गया मैं। बिल्कुल। फायर ब्रिगेड जब पहुंच जाता है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम जितने आदमी वहाँ, अगर आदमी हैं तो उनको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास BA सेट है, हमारे पास और इक्विपमेंट होते हैं, तोड़ने के भी होते हैं, सब इक्विपमेंट हैं। वहाँ पहुँचना, और लोग बताते नहीं, पहली बात है, वहाँ क्या नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं देते कितने आदमी अंदर हैं, कोई बताने वाला नहीं है, कहाँ कौन से कमरे में है।
तो मैं जो मेरे को दिखाई देगा पहले वो करूँगा ना कोशिश। जो दिखाई आग मेरे को दिखाई दे रही, आदमी किसी ने बताया नहीं, आग दिखा दे रही, मैं आग बुझाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे को लोग बता दे कि यहाँ आदमी भी फंसे हुए हैं, तो मैं आग बुझाने के साथ साथ लोगों को निकालने की कोशिश भी करूँगा। पर लोगों को ये चाहिए हमारी हेल्प करें, हमें रास्ता दें, ताकि टाइम से हम पहुंचकर लोगों को एवैक्यूएट कर सके, लोगों का रेस्क्यू कर सकें और उसके बाद में आग पर भी काबू पा सकें। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फायर ब्रिगेड लेट आया मैं सुनता रहता हूँ। अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमने इतने बजे कॉल कर दिया था, 1 घंटा लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने के लिए। तो ऐसे में हमारी सबकी जो सिटीजन्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सड़क पर कभी भी देखें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी सायरन बजाते हुए जा रही है तो उसके लिए तुरंत रास्ता बनाए, एम्बुलेंस के लिए रास्ता। आज भी हमारे जो एक वो सोशल बिहेवियर है उसका हिस्सा नहीं बन पाया ये चीज़। दूसरी चीज़ ये बताइए कि दिल्ली में एक ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर गलियाँ बहुत पतली हैं, मकान आपस में सटे हुए हैं, यहाँ वहाँ से 2 व्हीलर ही जा सकता है, साइकिल ही जा सकती है, वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती। लोग गाड़ी अपनी पार्क बाहर करते हैं। बहुत सारे इलाके, बहुत इलाके कालका जी से लेकर आपके जमुना पार्क के बहुत सारे इलाके, बहुत और सारे पुरानी दिल्ली बड़ी में पुरानी दिल्ली है, चांदनी चौक है। ऐसे इलाकों में जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है उस स्पॉट तक पहुंचना पहले। बहुत बहुत चल और आप कैसे करते हैं फिर? हम कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास गाड़ी में 10 से 15 हॉज होते हैं, हॉज रील होती है। 15-20 मीटर तक तो वो चली जाती है, उसके बाद में हमने लेके जाना पड़ता है। वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब टाइम कंज्यूमिंग है तो हमें टाइम तो लगेगा ही। वहाँ पर जो आदमी हैं उन्होंने कोई सिस्टम रखा हुआ फायर फाइटिंग का नहीं है। अगर हो तो वो उसको यूज़ करना आता है, नहीं आता है। अगर आता है तो यूज़ करें उसको, और कोशिश ये करें आग बुझाने से पहले जो आदमी वहाँ पर हैं उनको निकालें। वो हेल्प कर सकते हैं फायर ब्रिगेड की। जितने आदमी हैं उनको बाहर निकाल दें, एक सेफ जगह पर कर सकते हैं। जो वहाँ पर आदमी रहता है उसको पता होता है, जैसे होटल का मैनेजर है उसको पता है, उसको पता भी होना चाहिए, वो गाइड करे। कई मामलों में होटल का मैनेजर ही नहीं मिलता, आपको भाग गया, तो क्या करेंगे लोग? फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचता है तो बहुत नुकसान हो चुका था। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फायर ब्रिगेड इस मामले में नहीं है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप हो खुद, जो वहाँ रह रहे हो। आपने क्या एक्शन लेना है, आपने कैसे बचना है, कैसे दूसरे को बचाना है, ये आपको पता होना चाहिए। वो हम सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें परमात्मा के ऊपर बहुत वो है, वो बचा लेगा हमें। वो परमात्मा भी मेरे साथ तो होना नहीं, और परमात्मा बोलेंगे कि डेस्टिनी थी इसकी, उसकी मर्जी थी, भगवान की मर्जी थी। तो वो नहीं है, हमें अपने आप कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अवेयरनेस की बात की आपने, और हम लोग देखते हैं जब हम लोग घर बनाते हैं अपना, तो करते हैं कि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है हमारा। पीछे से कोई इमरजेंसी एग्जिट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर। आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो कि घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, पहली बात, या जिन्होंने घर बना लिया और ये स्कोप है कि वो एक इमरजेंसी एग्जिट डोर भी बना सकते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? कितना ज़रूरी है ये? बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं किस टाइम जो आपका एग्जिट है वो बंद हो जाए, उधर धुआं आ जाए, कोई भी कारण हो सकता है। तो आपको बाहर निकलना है, बालकनी से निकलना है। अगर स्टेयर केस नहीं है तो बालकनी से निकलना है। जहाँ स्टेयर केस देनी है आपने, गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं, भाई इतना प्लॉट एरिया होगा, इतना कवर्ड एरिया होगा तो आपको कितने स्टेयर केस देने हैं, ये बना रखा। तो हम रूल फॉलो नहीं करते। खास करके जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जो अर्बन विलेज है, वहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करता। पूरी बाकी दिल्ली में जो मकान बनेगा वो रूल फॉलो करेंगे, वो एमसीडी से पास करवाएंगे नक्शा, डीडीए से पास करवाएंगे नक्शा। जब पास करते हैं तो वो देखते हैं ना। पर जो अर्बन विलेज है जहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, वो किससे पास करवाता है? किसी से नहीं। वो जैसे एक इंच को यूज़ करने की कोशिश करता है वो, इससे मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, इससे 50 रुपये बच जाएंगे, इससे 100 रुपये बच जाएगा। उसके कमर्शियली उसको यूज़ करता है, और सेफ्टी का उसको पता ही नहीं है। ना तो आर्किटेक्ट बताते हैं, ना इंजीनियर बताते हैं, ना वो खुद जानना चाहता है। पड़ोसी से बातचीत नहीं है, तो कौन करेगा? जब मेरे आदमी हैं,
मेरी जिम्मेवारी है अपने आदमियों को बचाने की, तो मेरे को सोचना है। इसलिए हमारे को शुरू से ही बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, और जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जब कोई भी मैंडेटरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी अपने मकान की, अपने दुकान की, अपने कमर्शियल की एक सेल्फ इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजे। बिल्कुल, भाई मेरे पास ये जगह है, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास ये स्टेयर केस है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, और मेरे को आते हैं और इमरजेंसी में कैसे, ये मैं खुद लिख के दूंगा तो मैं जिम्मेवार हूँ ना। फिर मैं अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट साइन करके देता हूँ, तो कौन जिम्मेवार है? गलत तो नहीं दे सकता, गलत देगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे यहाँ ये होना चाहिए, कोई भी है साल में 2 साल में एक सेल्फ इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे, क्योंकि फायर ब्रिगेड हर जगह नहीं जा सकता, उनके पास नहीं है। तो हर आदमी को अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिनिमम देखना है। जैसे हम हर चीज़ की सर्विस करते हैं, ऐसे ही इसको भी हमने उस रूटीन में लेना है। यार इसकी इंस्पेक्शन करनी है मैंने, मेरे रास्ते ठीक हैं, मेरे घर में फायर लोड कितना है, आदमी कितने हैं, इन केस ऑफ आग लगने के चांसेस कितने हैं, उनको मिटिगेट कैसे कर सकता हूँ। ये तो नॉलेज होनी चाहिए ना। ये हम लोग इसके बारे में अभी बहुत पीछे, बहुत पीछे। एग्जैक्टली। एक और ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो अपार्टमेंट्स पे लोग रह रहे हैं उनमें, कि आपको आगे और पीछे बैल्कनीज़ हैं, और बैल्कनीज़ एक अच्छा रास्ता हो सकते हैं एवैक्यूएशन का, एग्ज़िट का, रेस्क्यू का। मगर हम लोग जंगले लगा देते हैं, ग्रिल्स लगा देते हैं, और पूरा पैक कर लेते हैं चारों तरफ से उस चीज़ को, कि कहीं भी किसी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग निकल ही ना पाए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ग्रिल लगाने से पहले सोचिए, और अगर मान लीजिए किसी ने ग्रिल लगा ली तो उसमें क्या एक ऐसा विंडो बन सकता है ताकि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, नहीं बन सकता। हम ग्रिल क्यों लगाते हैं? सेंस ऑफ सेफ्टी के लिए, घुस ना जाएगा, जानवर ना जो घुस जाए, कोई आदमी ना देखे। वो सेफ्टी के साथ साथ हमने अपनी एवैक्यूएशन को भी देखना है, इमरजेंसी एग्जिट भी देखनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रिल लगाएं, उस पूरी बंद कर दें, उसमें एक खिड़की लगा दें, बंद रखें उसको, इमरजेंसी में खुल जाए, इमरजेंसी में खुल जाए। और कोशिश यही रखनी चाहिए बंद ना करें, हम बंद ना करें, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए हमें ताज़ी हवा भी आनी है, वैसे भी धूप भी आनी है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। पर एवैक्यूएशन के लिए पूरा इनक्लोज कर लेना अपने आप को, और एक ही दरवाज़ा है, वो बहुत ख़तरनाक है। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा एक फैक्ट्री में आग लग गई, तो उसने पूरे जो स्टेयर केस है, जहाँ जितने भी वो बंद कर रखे हैं बिल्कुल, बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बाहर निकलने का रास्ता एक है, उसको भी बंद कर देते हैं, फिर चोरी ना हो जाए, कोई आदमी सामान ना ले जाए। वहाँ आग लग जाएगी तो कैसे निकलेंगे? ऐसा ही घर में भी है, हर जगह ऐसा ही है। सेफ्टी के साथ एवैक्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। क्या हम लोग अपनी सेफ्टी को इतना लाइटली लेते हैं, या हमारे यहाँ पर वो जो इंसानी एक जो ज़िंदगी है उसकी कीमत बहुत कम है? दिक्कत कहाँ में हमारी? दिक्कत अवेयरनेस है। आपको पता ही नहीं है आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। आपको अगर पता हो मेरे बेटी है, मेरा बच्चा है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, तो उनका आप ध्यान रखने की कोशिश करोगे ना। जिसके बारे में सोचता नहीं है, मंदिर चले जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि इनको इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने क्या करना है। तो वो हमें करना है, उसके लिए हमें रास्ते ढूंढने हैं, अवेयरनेस करनी है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है। और वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट पे भी आएंगे बाद में, मगर अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और एक इंडिविजुअल एक और गलती कर रहा है आज के, आप बताइए वो गलती है या नहीं है, कि बहुत हैवी इंटीरियर डिज़ाइन, एकदम ड्राइंग रूम को ऐसा बना देंगे शीश महल टाइप का, उसमें फॉल सीलिंग भी है, उसमें वॉल पैनल भी लगे हुए हैं, उसमें ऐसी ऐसी आइटम्स लगी हुई हैं कि वो तुरंत आग पकड़ती है। और आज मुझे अभी आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि जो हम लोग एक्रिलिक और प्लास्टिक पेंट करते हैं, ये भी आग पकड़ता है। बिल्कुल पकड़ता है। आप मुझे इसके बारे में बताइए कि ये कितना बड़ा हम लोग अपने ही घर में आग, मतलब वो एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हम लोग एक तरह से। ये ऐसा नहीं है कि आप
इंडिपेंडेंटली सब कोई बगैर देखे कर सकते हैं। हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसमें लिखा हुआ है कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। पर आजकल क्या है, कंपटीशन इतना है, सस्ता देखने के चक्कर में ऐसा ऐसा सामान लगा लेंगे जो बहुत कम्बस्टिबल होता है। वो आपको एक एक स्पार्क चाहिए, वो एकदम जैसे प्लास्टिक का सारा कुछ है, पर्दे भी हैं, सोफा भी है, वो घर में बहुत चीज़ें। हमने फायर लोड बढ़ा रखे, जैसे मैं फायर लोड की बात करी थी ना मन, और हम लोग वो जो फायर लोड है उसको कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से धुआं भी ज़्यादा होता है, हीट भी ज़्यादा होती है, आग भी जल्दी फैलती है और मौतें भी होती हैं। तो इसको हम कम कर सकते हैं अगर मटेरियल हम यूज़ अच्छा करें, अवेयरनेस रखें, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने क्या करना है वो देखें, और फायर एक्सटिंग्विशर या फायर फाइटिंग का सिस्टम हम रखें अपने पास, तो इसको कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकता है। और क्या आग लगने के पीछे ये भी बड़ा कारण है कि हम लोग हर चीज़ सस्ते में देखते हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं, वायरिंग करानी है घर की, 2 तरह की वायर हैं, एक 50 रुपए की, एक 100 रुपए की। तो इंसान सोचता है यार डबल का इतना अंतर तो नहीं हो सकता, 50 वाली सही होगी। टेक्नीशियन बुलाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं उसकी पढ़ाई क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, वो टेक्निकली साउंड है बंदा कि नहीं, हम उससे काम करा लेते हैं। ऐसे हम लोग घर बनवाते हैं, मिस्त्री ही, और हमारा तो आजकल जो कारपेंटर हैं वही इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने कहा मार्केट में सस्ता और कंपटीशन ज़्यादा है। तो ऐसे में इंसान को क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की ज़रूरत है? ऐसे मेरे को इतना लगता है 10% आदमी ऐसे हैं जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। नहीं सोचते हैं। 10%। हाँ बिल्कुल। वो सोचते हैं, वो प्रिकॉशन भी लेते हैं, पर 90% ऐसे हैं जो सस्ते के पीछे जाते हैं, जो अनऑथराइज, जो आदमी ट्रेंड नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है काम करने का, उससे काम करवाते हैं, सस्ता सामान लेते हैं, सस्ता स्विचेस लेंगे, सस्ती वायरें लेंगे, जो लाइसेंस जिसके पास नहीं है उससे वायरिंग करवा लेंगे। तो मौत को तो हम अपने आप बुला रहे हैं ना, इसको कम कैसे करेंगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ, अगर सेल्फ इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो जाए, लिखे आदमी पर, मैं जो घर बना रखा हूँ, जो मेरे पास सामान है वो स्टैंडर्डाइज है, उसका सारा इंतजाम मैंने कर रखा है, तो हम बच सकते हैं। पर क्योंकि गरीब देश है हमारे, आपको पता है 80 करोड़ लोग तो उस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है खाने के, तो वो कैसे सोचेंगे इसके बारे में? इसीलिए जब मौतें होती तो तभी हम जागते हैं, पब्लिक भी तभी जागती है और गवर्नमेंट भी तभी जागती है। आप नोटिस देंगे, सर्वे करेंगे, आप भी इंटरव्यू करोगे, दूसरे भी इंटरव्यू करेंगे। ये अगर हम पहले कर लें काम, तो ये वाला अब जो कर रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको लगता है कि इस पूरे सिस्टम में जो एनओसी मिलती है या दिखावे के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, वो काम नहीं करते उस टाइम पर, इसमें मैसिव करप्शन है? करप्शन कितना बड़ा रीज़न है इसको पीछे रखने? करप्शन मैं नहीं कह सकता, इसमें सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल यूज़ करते हैं, हर आदमी पैसे बचाने के चक्कर में है। जब हम पैसा बचाएंगे, जो सब स्टैंडर्ड सामान खरीदेंगे, तो उसका रिस्क तो बढ़ेगा, उसको यूज़ करेंगे तो उसका रिस्क तो बढ़ेगा ना। एक दवाई 10 रुपए की आती है, एक दवाई 20 रुपए की आती है, तो दोनों में फ़र्क तो होगा ना कुछ। तो हम लोग, क्योंकि मेरी जो परचेजिंग पावर है, जितनी मेरी परचेजिंग पावर है उसी के हिसाब से चलता हूँ मैं, उसी हिसाब से मैंने अपना सामान खरीदना है, तो मेरे को सस्ता पड़ेगा, सस्ता लूँगा। पर अगर मेरे को थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग हो, थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, तो मैं खरीदते समय उसको सोचूंगा। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस और ट्रेनिंग और एजुकेशन, इन सब की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम लोगों ने जैसे घर में, हर घर में मीटर बॉक्स होता है, एमसीबी बॉक्स होता है, और इन केस ऑफ एनी स्पार्क, जैसे कुछ दिन पहले मेरे घर में भी ऐसे स्पार्क हुआ तो एमसीबी गिर गया। ये सिस्टम तो हर जगह लगा हुआ है, तो फिर स्पार्क से आग कैसे, मतलब कोई और मटेरियल उसको आग को पकड़ ले रहा है तुरंत, उसकी वजह से आग लग रही है, या कुछ और रीज़न है इसके पीछे? नहीं, इसमें जो हमारे जो जो हमारा सेफ्टी
इक्विपमेंट है वो भी तो सब स्टैंडर्ड हो सकता है। अब एमसीवी कितने आदमी अपने घरों में एमसीवी लगाए हुए हैं और उनको दोबारा चेक कितने टेस्ट कितने आदमी करते हैं, मेरे को ये बताओ आप। मेरे को नहीं लगता 1% आदमी भी अपनी वायरिंग, अपने एमसीवी, अपने ईएलसीवी जितने लगा रखे हैं वो एक ऑथोराइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से चेक करवाते हो। नहीं करवाते, नहीं करवाते। वो 10 साल 20 साल 15 साल डिटेरियोरेट तो होती है। हर चीज़ यूज़ करते रहोगे उसकी कैपेसिटी रेजिस्टेंस तो होगी कम। तो इसलिए हमें इसको बचाने के लिए हमें 6 महीने में, साल में, 2-1.5 साल में हमें उनको टेस्ट करना चाहिए उनके। अगर हम टेस्ट करते रहेंगे, उनको पता लगता रहेगा उनकी कंडीशन क्या है, चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे, चलता होगा तो चलने देंगे। उसके बाद में इंसिडेंट कम होंगे, नुकसान कम होगा। सर, आपको लगता है कि इस देश में हर चीज़ का, हर लॉ का, हर नियम का एक बाईपास बना लिया जाता है? मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, मैंने अपने घर में दिल्ली के छतरपुर का इलाका जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पर हमने एक नया फ्लोर बनाया। उसमें मीटर लगवाना था। तो मीटर लगाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस हमने फॉलो किया। तो उसमें एक प्रोविज़न था कि आप अपनी, जो आपने कहा कि आप अपनी वायरिंग, अपने लोड कैपेसिटी, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट दीजिए ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन से। अब मुझे वो ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो वहाँ पर उसका शॉर्टकट क्या है कि आप वहीं पे जो बिजली दफ्तर है उसके बगल में ही एक बंदा बैठा है ऑफिस खोल के, वो 200 रुपये आपसे लेगा और स्टैम्प मार के दे देगा विदाउट चेकिंग माई वायर, कि फील्ड पे जाके वायर टेस्ट नहीं कर रहा है, बस वो मोहर लगा के दे दे रहा है कि इससे आपका काम हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पर बाईपासिंग का सिस्टम है, सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, जहाँ जहाँ हमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हमें परमिशंस की ज़रूरत है ना, उस डिपार्टमेंट में। और फिर अल्टीमेटली इंसान क्या करता है? मैंने अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कि एक रिपोर्ट बना के दे। उसने बोला कि मैं ऑथोराइज नहीं हूँ बनाने के लिए, और उसने 200 रुपये लेके बना के दी, मेरे घर पे भी नहीं आया। तो ये जो सिस्टम है, इससे जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग इस तरह की चैलेंजेस बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपके। ये सिर्फ इसी में नहीं, बाकी भी बहुत चीज़ों में है। हर डिपार्टमेंट, जैसे आपने लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस बनाना है, ऑनलाइन जितनी ऑनलाइन चीज़ें कर दी हैं, तो वो बाहर बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को जब किसी को दिखाई नहीं देता, वो ये बैठे हुए हैं, ये जहाँ बैठे हुए हैं मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहा बगैर चेक करे हुए, सबको दिखाई दे रहा, सबकी नॉलेज में है। ये जानबूझ के अंधे हो जाना, ये अपने आप को खतरे में डालना है। इसीलिए जैसे आप कह रहे हैं वो ऑथराइज उससे सर्टिफिकेट ले आओ, तो सर्टिफिकेट देने वाले झोला शॉप जो हैं वो हैं, और हमें लगता है यार ये सस्ते में दे रहा, 200 रुपये में दे रहा, करा लो। ज़्यादा आप किसी ऑथोराइज के पास जाओगे तो 5,000 रुपया मांगेगा। आप सोचते हैं 2,000 से जो काम हो रहा, मैं 5,000 क्यों खर्च दूँ? मगर गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि इसके बिना होगा ही नहीं, तो 5,000 भी देगा ना इंसान, और उसमें सेफ्टी भी उसी की है। मगर आपने वो जो बाईपासिंग है, वो इतनी ज़्यादा लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं सिस्टम में कि आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो आपको कुछ देख के दे रहा है या ऐसे दे रहा है? बिना देखे दे रहा है। वे कौन क्या? मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूँ तो मैं तो उसको बोल सकता हूँ। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं बोलता? मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ तो मेरी आंखें चेक कर भाई, मेरे को दिखाई कैसे देता नहीं देता, मैं ड्राइविंग करनी है। कौन बोलेगा ये? कोई नहीं बोलेगा। वो इंस्पेक्टर जो बैठे हुए हैं वो तो सर्टिफिकेट देखते हैं, उसने दे दिया, आपकी आंखें चेक नहीं करी, एक्सीडेंट होगा, मरेंगे लोग, आप भी मरोगे, लोगों को भी मारोगे। इसीलिए जो इसके ऊपर चेक रखना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसे सर्टिफिकेट इशू करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी जो भी है। और लोगों को खुद भी चाहिए ये, या थोड़े पैसे के लिए, कम पैसे के लिए मैं काम करवा रहा हूँ, पर मेरी ज़िंदगी, मेरे अपनी ज़िंदगी, मेरे रिश्तेदार की ज़िंदगी, मेरे घर वाले हैं, उनकी लाइफ जो है मैं खतरे में डाल रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? जितने मैं नहीं सोचूंगा उतनी देर कुछ नहीं होगा। और मेरे को सोचने के लिए, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोगों को ऐसे प्रोग्राम करना पड़ेगा। और जो लोग इसको देख रहे हैं उनको भी अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग को देखना पड़ेगा कि हम जो बातें कर रहे हैं हम अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करें कि मैंने अपने घर में ये सिस्टम लगा रखा है कि नहीं, क्या मैंने अपने किचन में वो चीज़ लगा रखी है कि नहीं, है ना, मेरा एग्जिट एंट्री एक है क्या,
है ना, इवैक्यूएशन इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होगा। हमारा इंटरव्यू का या पॉडकास्ट का यही तो मकसद है एग्जैक्टली। कि लोगों को पता चले कहाँ पर हम हैं और कहाँ होना चाहिए, और बीच का जो गैप है वो जितना कम हो जाए अच्छा है। जितना वो गैप कम होगा उतना रिस्क कम होगा, उतनी मौतें कम होंगी, उतनी आग कम लगेगी। तो ये ऐसे जो इंटरव्यू हैं, ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं, ये इनकी गिनती बढ़नी चाहिए और लोगों को जो जो ये काम कर सकता है उसको ऑथोराइज कर देना चाहिए। जैसे फायर वाले हैं या डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में कई हैं जो चाहते हैं। मैं आप खुद चाहता हूँ। मैं जब रिटायर हुआ तो ये 3-4 स्कूल हैं जहाँ पर मैं वहाँ प्रिंसिपल के पास गया, या मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं बच्चों को लेक्चर देना चाहता हूँ। वो कहते हैं सर आप नहीं दे सकते, हमें तो मिनिस्ट्री से लिखवा के एजुकेशन डायरेक्टर लिख के देगा कि ये आदमी आएगा, इससे करवाओ, आप ये करवाओ। अपने लेवल पर वो भी सही है, पर कोई अगर वॉलंटियर कर रहा है तो उसकी सेवाएं ले लेनी चाहिए। जितनी देर आपका कोई पैसा नहीं जा रहा। आप देखो, आप देख सकते हैं कि ये कौन से सब्जेक्ट पे कर रहा है। इसमें लाइफ एंड सेफ्टी का कुछ तो बच्चों को पता चलेगा। मेरे को अलाउ नहीं किया स्कूल में, उसने प्रिंसिपल चाय बना के भेज दिया मेरे को। कहता सर आपको नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुलाते हैं, भाई आओ सर यहाँ बताओ बच्चों को, बताओ हॉस्पिटल में, बताओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बताओ कैसे करना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे करना। तो जितनी देर हमारे पास ये विल नहीं होगी, विल टू डू, कुछ करने की इच्छा वो नहीं होगी, कोई भला नहीं होने वाला। ऐसे मरते रहेंगे, और जिनके मरते हैं उनका तो आपको पता ही है, और अगेंस्ट किसी के कुछ होता नहीं है। बड़ा मुश्किल है। अब आते हैं आपके डिपार्टमेंट पे। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम देखते हैं कि कभी देखते हैं कि फायर ब्रिगेड का एलिवेटर नहीं खुल रहा है, कभी देखते हैं कि उसका जो स्प्रे का जो एक वो जानी चाहिए वो 2 ही फ्लोर तक जा रही है, कभी देखते हैं कि कोई मशीन जो लाए हैं वो खुली ना, कटर नहीं चल रहा। ऐसे में आप मुझे बताइए कि अभी इंडिया में, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारा जो फाइटिंग सिस्टम है कितना अपग्रेडेड है, कितना एडवांस है, और नई टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत है। वह नई टेक्नोलॉजी तो रोज कोई कुछ ना कुछ होता रहता है। पर मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इन सिटी में हमारे पास इक्विपमेंट हैं। अब मेरे पास 10 गाड़ियां खड़ी हैं फायर स्टेशन पे, आदमी मेरे पास कितने, 10 ही। अच्छा, क्या करूंगा? आपको पता है दिल्ली फायर सर्विस के पास कितनी नफरी हुई? 3 या 4 हजार। अच्छा, चाहिए कितनी? 15-16 हजार मिनिमम। 15-16 हज़ार की मैन पावर चाहिए हमें। कितनी? 3 या 4 हजार। 3 या 4 हज़ार। इतना गैप है। अब वो गैप कैसे, अगर इतना गैप रहेगा, एक आदमी के ऊपर इतना वजन रहेगा, काम करने का प्रेशर रहेगा, तो काम क्या है वो ठीक कर पाएगा? एफिशिएंसी कम होगी या नहीं होगी? हालांकि हम जानबूझ के, हमारा कोई भी फायर वाला कभी भी नहीं चाहेगा मैं जब गया हूँ तो वहाँ मौत हो जाए कोई। एग्जैक्टली। कभी भी नहीं चाहते हम, क्योंकि हमारा काम ही ये है। मैं नहीं ये काम करूँगा तो कौन करेगा? फायर फाइटिंग वालों का ही तो काम है लोगों को बचाना। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो उसमें हम पीछे नहीं हटते हैं। पर मेरे पास 10 गाड़ियाँ फायर स्टेशन पे खड़ी हैं, 5 खड़ी हैं, 2 ही ले जा सकता हूँ मैं। क्यों? मेरे को लगता है हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट सोचे भी, और मैन पावर बहुत बढ़ानी चाहिए। मशीनरी तो हमारे पास है, जितने लोग हैं ट्रेंड भी हैं, पर मैन पावर क्योंकि बहुत कम है, प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए गलतियां होती हैं। और जब फायर होती है तो हमें जल्दी होती है। हर आदमी सोचता है, आप मेरे घर में भी आग लगी है, मैं कॉल करता हूँ फायर ब्रिगेड को, मेरे को लगता है यार अभी नहीं आई। मेरे को 1 घंटा भी, एक 15 मिनट 10 मिनट भी मेरे को 2 घंटे के बराबर लगता है। यार कितना टाइम हो गया। अब मेरे को अपना तो पता है, फायर ब्रिगेड वाले का नहीं पता। वो चला हुआ रास्ते में कहाँ रुका हुआ, उसकी क्या प्रॉब्लम है, रास्ते में आपने वायरिंग लगा रखी है, बैनर लगा रखे हैं, रोड खोद रखी है, नहीं जा सकता, रास्ता बंद कर रखा, मैं घूम के आऊँगा, दूसरी जगह से गाड़ियाँ मंगाऊँगा। मतलब ये लोगों को मैं शर्म कहता हूँ
लोगों को ये मान लेना चाहिए फायर ब्रिगेड आधे घंटे से कम में नहीं आएगा, और आधे घंटे में करना क्या है मैंने, वो मेरे को ट्रेंड होना। हाँ, वो जो पहले 30 मिनट हैं 15-20 मिनट, ज़्यादा भी नहीं। जाए तो बाद में तो फायर बाद में तो वो आ ही गए, हाँ, पर 15-20 मिनट जो हैं वो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, वो मेरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। घर घर में ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर आदमी को पता होना चाहिए। वो हम अभी बहुत पीछे हैं, उसके लिए बहुत पीछे हैं। सर टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, चाइना का था। वो लोग ड्रोन से पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं और वाइल्ड फायर भी एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, और ऐसे मल्टी स्टोरी में जो लग रही है ड्रोन से पानी गिरा रहे हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजीज इंडिया मतलब कितने साल और लगेंगे? मैं ये नहीं पानी देखो, मैं एज ए फायर फाइटर आपको बता रहा हूँ, बाहर से पानी डालने से आग नहीं बुझती कभी, अच्छा अंदर जाना पड़ता है। अच्छा। अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो काम करना चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, डिटेक्शन लगा हुआ है, अलार्म लगा हुआ है, हाइडेंट सिस्टम लगा हुआ है, हॉज रेल लगी हुई है, वो काम कर रही है नहीं। बाहर से आप पानी मारोगे, आजकल आपको पता सारे तो शीशा लगा हुआ है, बंद है बिल्डिंग, एयर कंडीशन है, बाहर से कैसे पानी मार लोगे आप? वो ड्रोन क्या करेगा, शीशा पहले तोड़ेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर आग भी जाएगा। कितना मतलब ऐसा बन गया हो शीशे ड्रोन जो है वो शीशा भी तोड़ देगा, अंदर भी घुस जाएगा, फिर बाहर भी आ जाएगा। बहुत कम, अभी नहीं, अभी इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया में तो नहीं है। इसका इलाज यही है, जो सिस्टम मैंने लगा रखा है, जो फायर फाइटिंग का सिस्टम लगा रखा है, उसको मेंटेन करना और उसको यूज़ करना एफिशिएंटली। अगर मैं उसको बेतरतीब तरीके से यूज़ करना लग जाऊंगा तो वो नुकसान भी कर सकता है। मेरे को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं कैसे इमरजेंसी में यूज़ करना है, और वो सिस्टम लगा हुआ उनको मेंटेन करना है। ये बाहर से, मैं एज ए फायर फाइटर मेरे को लगता है बाहर से आग नहीं बुझती इतनी, अंदर जाना पड़ता है को, मतलब फायर की सीट ढूंढनी पड़ती है, कहाँ है। ड्रोन कैसे ढूंढेगा अंदर 20 मीटर जाके, कैसे ढूंढेगा? मेरे को जाना है, आदमी जाएगा वहाँ बताएगा ये वहाँ मैं आप जाऊँगा। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है, छोटी सी पॉकेट में आ गए और धुआं मर गया। अब वो पॉकेट ढूंढने में टाइम लग जाता है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा, आग है नहीं, दिखाई दे नहीं रही, धुआं है, तो वो पॉकेट ढूंढने के लिए फायर वाला ही जाएगा। उसके बाद BA सेट है, उसके पास कैमरे हैं, थर्मल कैमरे भी आजकल हैं, पता लग जाता है कहाँ पे जाते हैं। तो जो इनबिल्ट सिस्टम है हमारा, उसको हमने मेंटेन करके रखना है, उसको चलाना सीखना है, और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सर थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 तो डिवीजन है। उसमें कैसे स्टेशनिंग होती है आप लोगों की, और कितना आपके पास रिस्पांस टाइम कितना होता है? जैसे मान लीजिए ये द्वारका के यहाँ से कॉल गया तो कहाँ जाएगा कॉल पहले, और कितना रिस्पांस टाइम होता है आपके पास, और कैसे आपकी मशीनरी काम कैसे करती है, रिस्पॉन्ड कैसे करती है? मैं आपको यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पर टेलीफोन करूँगा 112 पे या 101 पे, तो हमारे कंट्रोल रूम में जाता है ना। अच्छा। कनॉट प्लेस में है, वहाँ से जो कंसर्न्ड फायर स्टेशन है द्वारका का, वहाँ जाएगा, और ये विद इन सेकेंड हो जाता है। 15-20 सेकेंड ऑटोमेटेड है कि मैनुअल किया जाता है? ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक अभी चल रहा है, हो जाएगा। तो ये मैनुअल है, वायरलेस पे मैसेज देते हैं, BC ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो स्टेशन को रिटर्न में कोई मैसेज नहीं देना है, ब्रॉडकास्ट करना है, ये स्टेशन है, ऐसे ऐसे आग लगी है, आप वहाँ पर पहुँचो। तो वो स्टेशन, जब वो स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितना टाइम लेता है। दिन को हमें ऑफिशियली दिन को 1 मिनट मिलता है, कॉल मिलने के 1 मिनट के अंदर अंदर हमने स्टेशन से निकलना है। अच्छा। और रात को हमें 2 मिनट मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि 24 आवर्स ड्यूटी है, हम निकल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं है, मैंने भी 20-22 हज़ार कॉल अटेंड कर रखी है। अच्छा। तो मैं 15 सेकंड में भी गाड़ी में बैठ गया हूँ, 20 सेकंड में भी बैठ गया हूँ। और मेरे को रास्ते में कितना टाइम लगता है ये कौन देखेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, उसके बाद में जब मैं चला जाता हूँ तो मेरे को बताने वाला कोई नहीं। रात को 3-4 बजे जो आग लगेगी ना,
2-3 बजे, वो हमेशा बड़ी आग हो जाती है। अच्छा। क्योंकि जब तक वो किसी को पता चलेगा तब तक वो फायर ब्रिगेड को बताएगा, फायर ब्रिगेड आएगा, फायर ब्रिगेड को बताने वाला कोई नहीं है, तो वो बड़ी हो जाती है। वहाँ बताने वाला भी चाहिए, और किस चीज़ में आग है वो भी बताना चाहिए। हेल्प करने के लिए फायर को कितने आदमी अंदर फंसे हुए हैं वो बताना चाहिए, तो उससे हम अपना काम ठीक कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी ने आपको लगता है कि आप लोगों का काम मतलब आसान किया है? मैक्सिमम जो हमारा दिल्ली फायर सर्विस है टेक्नोलॉजी में, और मेरे को लगता जैसे है अभी जीपीएस आ गया, आप लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, गूगल मैप आपको बता देगा। मतलब बता दिया, गूगल मैप पर ये भी तो बताता है इतना ट्रैफिक है, ये रेड लाइन है, हाँ, ये नहीं बताती। हाँ, आप अपने उस पर गूगल मैप पे देख लो, तो उसको कैसे करोगे आप? हम्म, इसलिए मेरे को लगता है फायर ब्रिगेड वालों ने कुछ सोचा है, भाई जगह जगह जैसे पीसीआर खड़ी है, ऐसे जगह जगह हम गाड़ी खड़ी करेंगे, अच्छा। छोटी गाड़ी, ताकि रिस्पांस टाइम कम हो सके। कम हो सके। एक तो बड़ी गाड़ियां हर जगह पहुंच नहीं पाती हैं, जब दूसरा तक बड़ी गाड़ी आएगी छोटा छोट मतलब कुछ तो Initial, हेल्प पहुंचेगी ना। और वो ट्रैफिक इनिशियल हेल्प जो होती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। ट्रैफिक, दिल्ली की ट्रैफिक या जो बड़े महानगर हैं उनकी ट्रैफिक को कैसे इवेट किया जा सकता है? उसका कोई आपके हिसाब से कोई वो है, आप कुछ अपने नहीं हो एक्सपीरियंस के साथ? सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि या तो एक आपने कॉमनवेल्थ देखी थी? हाँ हाँ बिल्कुल, कॉमनवेल्थ में क्या हुआ 2010, था? हाँ। ट्रैक कॉमनवेल्थ बनाए में गए क्या थे, हुआ था? साइकिल ट्रैक, इमरजेंसी इमरजेंसी ट्रैक, ट्रैक था ना, फास्ट ट्रैक। वो क्यों बंद कर दिया? हम्म, उस इमरजेंसी ट्रैक को अब क्यों नहीं रख रहे हम? बाहरले देशों में रखा हुआ है उन्होंने, बिल्कुल। क्यों नहीं रख सकते आप ये बता दो। लोग लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर मैं तो लेट ही नहीं होऊंगा, पुलिस तो लेट नहीं होगी, एम्बुलेंस तो लेट नहीं होगी। जहाँ जितना रास्ता मैं दे सकता हूँ उतना तो दूँ। क्यों बंद किया मेरे को ये पता नहीं, अभी तक मेरे दिमाग में ये नहीं भाई हमने क्यों बंद किया यार। ये बड़ा अच्छा सिस्टम, मैं बहुत जल्दी पहुँच जाता था, एक्शन बहुत तेज मैं था। तो उस रास्ते का नाम भूल गया सर, जो साकेत से होते हुए गुजरता था पूरा। पूरा चिराग दिल्ली वो चिराग पूरे क्या नाम था उस रास्ते का, मैं भी भूल गया। तो अभी जब ये गवर्नमेंट शीला दीक्षित हटी तो वो पूरा डिमोलिश करके उसको डिमोलिश कर रिपेयर दिया। वो दिया। लेन बनाई थी एक, बस लेन, एक मतलब उसके लिए फायर इमरजेंसी के लिए है। एजेंसी के लिए भी। तो वो ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। आप करें तो लोग फॉलो करेंगे। अब किसको लोग फॉलो करें? कोई पट्टी तो बना नहीं रखी, कोई लेन पे ये लेन इमरजेंसी के लिए रखी हुई है, रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। जहाँ 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 हम कर सकते हैं वहाँ तो करें। उतना तो कम टाइम होगा ना, रिस्पांस टाइम उतना तो कम होगा। अगर 5 मिनट में पहुँचते 3 मिनट में पहुँचेंगे, तो ये इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। दूसरा मुझे ये बताइए सर कि आप लोगों के का जो माइंडसेट है, वो कैसे काम करता है उस इमरजेंसी सिचुएशन में? सबसे पहले तो जैसे हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, हमें हमें रिसीवर पे आपको आ गया कॉल कि जाना है। कोई खाना खा रहा है, कोई मान लीजिए नैप ले रहा है, कोई बाथरूम में है, कोई तो वो जो रिस्पांस टाइम, मैं वो रिएक्शन जानना वो चाहता हूँ। रिएक्शन क्या वहाँ पे वो तो अभी ड्यूटी डेलीगेशन कैसे मैं होता है आपको कि बता रहा हूँ। आप अभी मैं समझू अपने आप को फायर पे हूँ, अगर अलार्म बज जाएगा ना, तो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ये हाथ में अगर पीने वाला भी है, रोटी भी है, तो नहीं खाते हैं, वहाँ छोड़ जाते हैं और जाते जाते कपड़े पहनते हैं। मतलब अपने घर से गाड़ी तक जाते जाते मैं डांगरी पगड़ी ये रख लूँगा। और हमारा तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम कभी ये नहीं यार रोटी खा के चलेंगे, ये करके चलेंगे, ये पूजा करके चलूँगा, नहीं, हमारे लिए पूजा यही है। क्या टाइम कभी से ऐसा भी पूछो। होता है कि 4 लोग बैठे हैं, चारों की ड्यूटी है और बोलते हैं भाई तू चला जा, भाई तू चला जा, नहीं ऐसा मैं ऐसा अभी आया हूँ, तू चला नहीं, जा। ऐसा नहीं है। वो रोस्टर बनता है, हाँ। जिसकी ड्यूटी होती है उसी को और अगर वो नहीं जाएंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है हमारे यहाँ। मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, चारों की ड्यूटी है और 2 लोगों की जरूरत है जाने की, तो नहीं दो नहीं लोग जाएंगे? नहीं, ड्यूटी उतनी गाड़ी में 6 आदमी जाते हैं। अच्छा। एक गाड़ी में 6 आदमी होते हैं। और आजकल तो 6 आदमी जा ही नहीं सकते, क्योंकि आदमी है नहीं। एक गाड़ी में 4 आदमी होंगे, या 3 होंगे, या 2 होंगे, मतलब ऐसा है। तो वो जो एक रोस्टर, ड्यूटी रोस्टर है, एक गाड़ी वाटर टेंडर इतने नंबर है, इस पर ये आदमी है, वो लिखा जाता है सवेरे रोज, वो ड्यूटी लिखी जाती है। और उस ड्यूटी पर जो है वो जाएगा। अगर नहीं जाएगा, या तो वो हॉस्पिटल में हो, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी, और जहाँ कोई और काम पे गया हुआ, नहीं तो अगर वो स्टेशन के अंदर है तो उसको जाना है, अगर नहीं जाएगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन होता है। 35 साल का आपका करियर है, आप यूएस तक ट्रेनिंग करके आए हैं, प्रेसिडेंट अवार्डी हैं आप,
आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट जो आपने अटेंड किया जाके और आज तक आप उसको भूल नहीं पाए। ये बल्ली इमरान में एक दफ़ा आग लग गई थी, पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में। अच्छा, कब की बात है ये? ये मेरा ख्याल 2015-16 की बात अच्छा, होगी। मतलब अच्छा। मैं आई वॉज डिविजनल ऑफिसर दैट अच्छा। टाइम। तो वहाँ पर जब आग लगी तो हम पहुँचे, आग बुझाने लगे थे, सारा कुछ हो गया। एक लाल थे, कहते मान ऊपर पड़ा है, बहुत कैश कुछ होगा या सोना होगा या कुछ भी होगा। तो हमने उसको रास्ता बना के दिया, वो अपना सामान लेके निकलाया। नीचे दुकानें थी, उनमें आग थी, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया यार, मैं ऊपर वाला जादू करता है हेल्प। वहाँ पर जो ऑपरेशन था बंद कर दिया। मैं ऊपर से करेंगे, छत से करेंगे। ऑपरेशन बंद किया, ऊपर पहुंचे, बिल्डिंग गिर गई। और मेरे को अभी भी याद है, अगर मैं उतने आदमियों को, मैं इंचार्ज था उस टाइम, उतने आदमियों को मैं नहीं वहाँ हटाता तो कम से कम फायर ब्रिगेड वाले की भी 20 कैजुअल्टी हो जाती। अच्छा। वो मेरे को वो अभी याद है, वो भूलता नहीं मैं। इतनी मेरी एक, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या वो करा, मेरी एक समझ से इतने आदमियों की जान बच गई। अच्छा। नहीं तो हो सकता था बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो क्या इस आपका ये जो एक्सपीरियंस है, इससे ये सीख ली जा सकती है कि किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो उस बिल्डिंग के फिर गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? जब अब पता नहीं ना, आग कितने बजे लगी है, कौन बताएगा। रात को आग लगती है 10 बजे, कोई बताने वाला नहीं है। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्मेशन पहुंची है 12 बजे, 2 घंटे तो वो हो गए। उसके बाद में फायर ब्रिगेड पहुंचेगा, वहाँ का आधा घंटा और लग गया, 2.5 घंटे। अब वो बिल्डिंग की फायर रेजिस्टेंस क्या है, जो उसमें फायर लोड भरा हुआ वो क्या है, वो सारा कैलकुलेट करके हम देखते हैं ये बिल्डिंग गिरने वाली है। अब जो बिल्डिंग आधे घंटे से 1 घंटे से एक फायर में रहेगी तो रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, स्टील भी उसका डाउन आ जाएगा, ईंटें भी हो जाएगी, सीमेंट भी जल जाएगा, और पता लग जाता है फिर ये बिल्डिंग गिरने वाली है। तो हम कोशिश करते हैं अकॉर्डिंगली, पर हमारा नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। बिल्डिंग गिर भी जाती है, हमारे अफसर भी और स्टाफ भी उसमें कैजुअल्टी हुई है, बहुत हुई। दुनिया के किस देश में आपको लगता है कि फायर फाइटिंग सिस्टम जो बहुत ही वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है और हमें वहाँ से सीखने की ज़रूरत है? कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा मॉडल है आज आपकी? आप जापान को लेके देख, अच्छा, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। जापान क्या में स्पेशल है? आप जाओगे। मैं जापान में 95 में ट्रेनिंग पे गया था। अच्छा। तो वहाँ पर जब एक तो स्कूल लेवल पे बहुत ट्रेनिंग है, अर्थक्वेक की ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस करवाते हैं, आग बुझवाते हैं बच्चों से, और सिस्टम देखते। और वहाँ पर मैंने देखा सेल्फ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अच्छा। हर आदमी फायर ब्रिगेड को अपने बारे में, अपने जो ऑक्यूपेंसी है उसके बारे में एक रिपोर्ट देता है हर साल। अच्छा। फिर मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा इतना एरिया है और मेरे ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं और ये ठीक है और मेरे को चलाने आते हैं, वो लिख के देता है। उसको कहते हैं सेल्फ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये जापान में है। और उसके बाद में वहाँ रिस्पॉन्स टाइम, वहाँ वॉलंटरी बहुत है। अच्छा। वॉलंटरी वॉलंटियर मतलब वॉलंटियर बहुत है, मतलब उनको ट्रेन कर रखा। फायर स्टेशन जाओगे आपको 10 आदमी नहीं मिलेंगे। अच्छा। अगर आग लग जाती है तो वहाँ 50 आदमी पहुँच जाएंगे। अच्छा। इतने ट्रेन कर रखे उन्होंने, क्योंकि वो तो है ही वैसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, आग तो लगती रहती है। तो उन्होंने अपने आप को वैसे ही बनाया है, वो डरते नहीं हैं, वो अपने आप को इक्विप्ड करके रखते हैं। और वहाँ ट्रेनिंग का, अवेयरनेस का, सिस्टम टेक्नोलॉजी का, जो अभी 50 साल तो हमारे से आगे हैं ही वो हर हाल में, तो उनसे सीखना चाहिए कुछ। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, जो हमारी इस बातचीत को सुन रहे थे, उनको बहुत कुछ सीखने, जानने और क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। कैसी लगी आपको ये बातचीत हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। साथ ही सोचना और क्वेश्चन करना शुरू करें अपने आसपास को, अपनी सराउंडिंग को, जहां आप रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, वहाँ पर कि इमरजेंसी, सिर्फ फायर की बात नहीं, इमरजेंसी की सिचुएशन में आप वहाँ से निकल सकते हैं सेफली या नहीं। साथ ही साथ अपने बच्चों को खुद
वो किसी न किसी इस तरह की ट्रेनिंग के साथ ज़रूर जोड़ें, स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक ये करिकुलम का हिस्सा बने और कम से कम करप्शन हो इस देश में, तभी हम लोगों की जान बच सकती है, तभी हम लोग इस तरह की जो मास डिस्ट्रक्शन होती है, कैजुअलिटीज़ होती हैं, डिजास्टर हो सकते हैं, इससे बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, please मैं बताइए। एक बात और बता दूं, फायर ब्रिगेड की जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, किसी भी स्टेशन पर जाके आप ले सकते हो। जब मेरा नंबर भी आप डिस्प्ले कर देना, मतलब ये सेवा करना चाहते हैं बहुत ये लोग। क्या है, मतलब प्रोविज़न है कि प्रोविजन है, आप कि ट्रेनिंग फायर लेना स्टेशन पे चाहते हैं, जाके फायर स्टेशन पर लिख के दो, इतने बच्चे लेके जाओ। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं चाणक्यपुर इस फायर स्टेशन पे था, 1983 की बात है। अच्छा, वहाँ पर अमेरिकन स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल है, वो बच्चों को फायर स्टेशन दिखाने आते, लेके आते थे। अच्छा, और हमारे कितने कितने स्कूलों के बच्चे जो फायर स्टेशन देखने जाते हैं, नहीं सर, यहाँ से पता लग जाता है बिल्कुल। उनकी सोच और हमारी सोच। इसलिए वो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो क्या कहेगा, नॉलेज गेन करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें सेफ्टी है। आप जिससे भी नॉलेज ले सकते हैं। आप फायर सेफ्टी ऑफिसर के पास जाइए, फायर सर्विस में जाइए, वो देंगे, वो मना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। 1 घंटे की देंगे, 2 घंटे की देंगे, आपको बुलाएंगे भी। तो वो हम तो चाहते हैं, फायर सर्विस भी चाहती है, हमारे जैसे लोग भी चाहते हैं, जितने लोग ट्रेंड हो जाएं वो अच्छी बात है। अगर कोई किसी की क्वारी है तो वो मेरा टेलीफोन नंबर भी आप दे सकते हो, दिल्ली फायर सर्विस का नंबर भी दे सकते हो। ठीक अब है। 2 लोग पूछेंगे तो हम बताएंगे उनको, बिल्कुल, पूछना तो बहुत जरूरी उसके लिए इंक्विजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है, और साथ ही अगले किसी डिजास्टर का इंतजार ना करें कि अगली बार होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि जब होता है, जिसके साथ होता है, जिसके घर के लोग मरते हैं, फिर वो ज़िंदगी भर उस पर रेगरेट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। तो यही मेरी एक लर्निंग है, यही takeaway है इसीलिए इस आज से नहीं, हाँ, अभी से अभी शुरू से करना है। अभी से करना है। और आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, जागरूक हों और सेफ हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।